अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए नोवेल भगोड़ा की किस्त नंबर 10 सुनते हैं, जिसके मुसन्निफ हैं रियाज आकिब कोहलर। तो आइए शुरू करते हैं। आप अगर चंद टके खर्च कर लेती और टंकी फुल रखती तो आज हमें ये दिन देखना नसीब ना होता। मैंने तो मिन्नत करके बुलाया था ना महाराज को, वो तलखी से बोली। एक तो मुफ्त अपने साथ ख्वार कर दिया है, ऊपर से ताने भी सुनो। मुझे अगर पता होता कि इतनी कंजूस सेठ जाती से वास्ता पड़ेगा जो कार में पेट्रोल डलवाने की भी जहमत नहीं करती, तो मैं कभी भी तेरी कार के करीब ना फटकता। कंजूस, तू बड़ा दयालु है। अपने से बड़े को तो नहीं कहते ना तू। मैं तो कहूँगी, वो हठधर्मी से बोली। और तुझे मेरा बड़ा किसने बना दिया है? बदतमीज़, तुम्हारे साथ सफ़र करना ही गुनाह है। ये कहकर मैं कार से निकला और जोरदार झटके से दरवाज़ा बंद करके इसी टेढ़े मेढ़े रास्ते पर रवाना हो गया। फिर मैंने इस रास्ते को छोड़कर जंगल की अंदरूनी सिमत में दौड़ लगा दी। जान, जान तुम कहाँ चले? वो तकरीबन चीखते हुए बोली। मैंने अपनी रफ्तार मज़ीद बढ़ा ली। उसने दौड़कर मेरे करीब पहुंचने की कोशिश की, लेकिन फैशनेबल चप्पल पहनकर वो कहाँ मेरा मुकाबला कर सकती थी। इसके बरक्स मेरे पाँव में स्पोर्ट शूज़ थे और यूँ भी मेरी रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। जल्द ही मैं उसकी नज़रों से ओझल हो गया, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ें आना बंद हो गईं। एक घने से दरख्त का इंतखाब करके मैं उसके ऊपर चढ़ गया और एक दो शाखे के साथ टेक लगाकर अपनी चढ़ी हुई सांसें बहाल करने लगा। थोड़ी देर बाद ही मुझे उसकी हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। जान, प्लीज़ सॉरी, दोबारा बदतमीज़ी नहीं करूँगी। तुम कहाँ हो जान? मुझे डर लग रहा है। सामने आ जाओ, वरना मैं रोने लगी हूँ। और मैं दो शाखे से टेक लगाए इसकी बातों से लुत्फ़अंदोज़ होता रहा। हालांकि मुझे पता था कि इसका और मेरे साथ मज़ीद चंद घंटों का था। अगर हम दोनों चाहते तब भी हम इकट्ठा नहीं रह सकते थे। सादिया के साथ बेवफाई करने के लिए मैं सोच भी नहीं सकता था, लेकिन फिर भी जाने क्यों मैं इस तरह की गैर ज़रूरी हरकत कर बैठा था। मैंने सर झटककर इन फजूल ख्यालात से अपना पीछा छुड़ाया और बम्बई पहुंचने के तरीक़ों पर गौर करने लगा। बम्बई तक पहुंचना मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था। नामालूम वहां पहुंचकर कौन से हंगामे मेरे मुंतज़िर थे और किन चैलेंजेस का मुझे सामना करना पड़ता। थोड़ी देर बाद ही शीतल मुझे नज़र आ गई। वो अंदाजे से सही सिमत इख्तियार किए हुए थी। झाड़ियों के अंदर झांकती वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। गाहे बगाहे वो मुझे आवाज़ भी दे लेती थी। जैसे ही वो इस दरख्त के करीब से गुजरी जिस पर मैं छुपा बैठा था, मैंने भेड़िए की तरह गुर्राहट नुमा आवाज़ निकाली। वो खौफ से उछल पड़ी और ज़ोर ज़ोर से मुझे पुकारने लगी। नीलम वाला पिस्तौल उसने दोनों हाथों में थामा हुआ था और फायर खोलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। मैंने एक मरतबा फिर मुंह से गुर्राहट की आवाज़ निकाली। इस मरतबा उसने आवाज़ की सिमत का अंदाज़ा लगा लिया और जल्दी से सर उठाकर ऊपर देखा, जहाँ पर मैं दांत निकाले बैठा था। वहशी जंगली गंवार, वो गुस्से से तपकर बोली, नीचे उतरो वरना मैं गोली चला दूंगी। फिर वही बदतमीज़ी, मैंने नीचे उतरते हुए कहा। मैं दोबारा भाग जाऊंगा और इस दफ़ा तुझे मिलूंगा भी नहीं। तुम एक कदम तो लेकर दिखाओ, वो पिस्तौल मेरी तरफ तानते हुए बोली और मैंने जवाबन के कहा लगाने पर इत्तेफा किया, लेकिन इस मर्तबा मुझे उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस गुस्से से घूरती रही। अच्छा अब गुस्सा थूको और चलो, मैं इसके करीब पहुंचते हुए बोला। नहीं जाना मुझे तेरे साथ। वो जैसे गुस्से से फट पड़ी और इसके साथ ही उसने पिस्तौल नीचे फेंका और दोनों हाथों से चेहरा छुपाकर रोने लगी। मैं भी इसके रोने से घबरा सा गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसे कैसे चुप कराऊं। सॉरी शीतल, मैं नदामत भरे लहजे में बोला। सॉरी शीतल, मैं नदामत भरे लहजे में बोला। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। सॉरी, रियली सॉरी, दोबारा ऐसे नहीं होगा। खाओ कसम कि दोबारा मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, वो हिचकियाँ लेते हुए बोली। मैं इसकी जुबानी बात सुनकर सिर पिटा गया था। पागल मत बनो शीतल, मैंने उससे कहा। मैंने उससे कहा, रोड पर पहुंचते ही तेरे मेरे रास्ते जुदा होने वाले हैं। नहीं, उसने इनकार में सर हिलाते हुए कहा। जब तक तुम मुझे खैरियत से पिताजी के पास पहुंचा नहीं देते, तुम कहीं भी नहीं जाओगे। अच्छा बाबा, तुम्हें खैरियत से तुम्हारे पिताजी के हवाले करने के बाद ही जाऊंगा। अब तो चलो। और फिर वो हंसने लग गई।
मैंने नीचे झुककर पिस्तौल उठाते हुए अपनी कोट की जेब में मुंतकिल किया और अंदाजे से रास्ते की तरफ चल पड़ा। सूरज मगरिब की जानिब ज़वाल पजीर था। 1.5-2 घंटे में शाम का अंधेरा छा जाता और इससे पहले हमें किसी महफूज ठिकाने के करीब पहुंचना था। मिस्टर, मेरा पिस्तौल वापस करो, वो मेरे साथ बमुश्किल कदम मिलाकर चलते हुए बोली। ये तुम्हारा कब से हो गया? तुमने खुद मेरे हवाले किया था ना? और दी हुई चीज़ वापस लेना थूका चाटने के मुतरादिफ है। पहली बात तो यह है कि मैंने आरसी इस्तेमाल के लिए तेरे हवाले किया था और दूसरा मैंने तुझसे वापस नहीं लिया है, तुमने तो खुद नीचे फेंका था। बस मुझे पता नहीं, वो ज़िद्दीपन से बोली। तुम पिस्तौल मेरे हवाले कर दो। ये लो मेरी माँ। मैंने सचमुच जिद होकर पिस्तौल इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। इसके बाद हम जल्द ही दोबारा इसी टेढ़े मेढ़े और नाहमवार रास्ते पर आ गए। मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द हम किसी महफूज मकाम पर पहुंच जाएं और इस मकसद के लिए मैंने अपने कदमों की रफ्तार तेज़ कर ली। वो बमुश्किल मेरे साथ दौड़ रही थी। हम आधा घंटा ही चले होंगे कि वो रुक गई और रुहासी होकर बोली, मैं थक गई हूँ। ठीक है, तुम अपनी मर्सिडीज़ में आ जाना, मैंने तंज़िया लहजे में कहा। शादीशुदा होने का ये मतलब नहीं कि तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज़ भी ना रहे। मुझे ना रुकता देखकर वो दोबारा दौड़कर मेरे साथ मिलती हुई बोली, अहमक लड़की, सूरज को देख रही हो? मैंने गुस्से से तपकर कहा, ये घंटे 1.5 घंटे में ग़ुरूब हो जाएगा और इसके बाद इस जंगल में सफ़र करना दुश्वार ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। इसके बाद इसे मेरी तेज़ी की वजह मालूम हो गई, इसलिए वो मेरे साथ कदम मिलाकर चलने की कोशिश करती रही, लेकिन इसकी हालत देखकर मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो ज़्यादा देर तक मेरा साथ नहीं दे सकेगी। मजबूरन मुझे अपनी रफ्तार में कमी करनी पड़ी। अचानक एक घने दरख्त को देखकर मैं बूट उतारे बगैर इस मजबूत तने वाले दरख्त पर चढ़ने लगा। ये क्या कर रहे हो? वो हैरानी से पूछने लगी। देखती जाओ, ये कहकर मैं ऊपर चढ़ता चला गया। दरख्त की निस्फ ऊंचाई पर पहुंचकर मुझे ऐसी जगह नजर आ गई जो मचान बनाने के लिए मौजूद थी। स्नाइपर कोर्स के दौरान मैं ये काम कर चुका था। मैं और अमजद दोनों ने ये एक कोर्स इकट्ठे किया था। कोर्स के शुरू में तो मचान बनाने के लिए हम रस्सियाँ इस्तेमाल करते रहे। बाद में हमें बग़ैर रस्सियों के भी मचान बनाने की तरबियत दी गई थी। एक स्नाइपर को मचान में 2-3 दिन भी गुजारने पड़ जाते हैं। इस वजह से मचान बनाते वक्त सबसे ज़्यादा इस बात का ख्याल रखा जाता है कि मचान आरामदेह हो और इतनी मजबूत बनी हो कि इसमें बैठने या लेटने वाला बंदा नीचे न गिर जाए और दूर या नज़दीक से किसी को दिखाई भी न दे। वो दरख्त मचान बनाने के लिए हर लिहाज से मौजूद था। मैंने छुपाव से ज़्यादा इसकी मजबूती पर जोर दिया। अगले पौने घंटे में मैं 2 बंदों के आराम के लिए लेटने के लिए जगह बना चुका था। रस्सियों की जगह मैंने इसी दरख्त की छाल इस्तेमाल की थी। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता जा रहा था और सरे शाम चहचहाने वाले परिंदे खामोश होते जा रहे थे। ऊपर आ जाओ, काम ख़त्म करके मैंने शीतल को आवाज़ दी, जो दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गई थी। मुझे नहीं आता दरख्त पर चढ़ना, वो लाताल्लुकी से बोली। तो फिर बैठी रहो, मैंने भी इसी के अंदाज में कहा। मैं तो सो रहा हूँ। मतलबी खुदगर्ज, ये नहीं कि किसी कमज़ोर की मदद करे। महाराज को नींद आ रही है। हा। उसके कोसने देने के अंदाज पर मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। फिर मैंने थोड़ा नीचे उतरकर बाजू लंबा कर दिया ताकि हम एक दूसरे का हाथ थाम सकते थे। हाथ पकड़ो, मैंने हाथ इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा और इसने एड़ियाँ उठाते हुए अपना मुलायम हाथ मेरे हाथ में दे दिया। मजबूती से पकड़ना, ये ना हो कि दरमियान में छूट जाए। वो अपनी चप्पल एक हाथ से पकड़ते हुए जुमाइनी लहजे में बोली, मगर मैंने इसकी बात का जवाब देने की बजाय एक झटके से इसे ऊपर खींचा और अगले लम्हे वो दरख्त के ऊपर थी। यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ती हुई आ जाओ, मैंने कहा। डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। और वो सर हिलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ हरकत करने लगी। वाओ, वह हैरानी से चिल्लाई, ये तो बहुत ही प्यारी जगह बन गई है। तुम तो बड़े कारीगर हो, मैं तो तुम्हें एवं ही समझती थी। हाँ, तू तो गोया बचपन से मेरे साथ खेलती हुई आई है ना, जो मेरी शख्सियत से मुकम्मल वाकिफ़ है। वो बेसाख्तगी से बोली, मुझे तो यूं ही महसूस हो रहा है।
फतूर है तुम्हारी सोच का। अच्छा, अब अपनी केंकें बंद करो और मुझे सोने दो, मैं लेटता हुआ बोला। मुझे सख्त भूख और प्यास लगी है। तो मैं क्या करूं? मैं बगैर आंखें खोले बोला। तुम्हें कहा था ना कि खाना खा लो। अब तुम्हें पता चला होगा कि मैंने क्यों डट कर खाना खाया था। मुझे क्या मालूम था कि ऐसी सूरत हाल पेश आएगी। वो रोहांसी होने लगी। तुझे कहा तो था कि खाना खा लो, मगर तुम एक निवाला लेकर सेठ ज़ादियों की तरह पीछे हट गई थी। अब भुगतो। भगवान करे कि तुझे भी भूख लगे और खाने को कुछ ना मिले। अच्छा, अब अपना मुंह बंद करो और मुझे सोने दो। मैंने इसे झड़का और गैर मुतवक्के तौर पर वो खामोश हो गई। मैंने इसे मुखालिफ सिमत में करवट बदली और चंद लम्हों में ही सो गया। हालांकि इन हालात और इस माहौल में किसी आम बंदे के लिए सोना तो कुजा, लेटना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं पाकिस्तानी कमांडो था और हमारी ट्रेनिंग इसी नहज पर की जाती है कि हर किस्म के माहौल में ढल जाना हमारे लिए आसान होता है। ट्रेनिंग के दौरान कई मौके ऐसे भी आते हैं कि हमें पथरीली संगलाख ज़मीन पर सोना पड़ता था। ये तो फिर भी आरामदेह मचान थी। मेरे बरख शीतल जागती रही। एक तो मचान पर लेटने का उसका पहला मौका था और दूसरे बदकिस्मती से वो सिर्फ पैंट शर्ट में मलबूस थी और ये लिबास सर्दी रोकने के लिए नाकाफ़ी था। रात के 9-10 बजे होंगे जब शीतल के कपकपाने की आवाज़ सुनकर मैं जाग गया। क्या हुआ? मैंने करवट बदलकर उससे पूछा। सर्दी लग रही है, वो कपकपाती हुई आवाज़ में बोली। अच्छा, ये पहन लो। मैंने अपनी चमड़े की जैकेट उतार कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। आप क्या पहनेंगे? वो आहिस्ता से बोली। मैं एक लम्हे रुक कर बोला, मुझे सर्दी नहीं लगती, और अपनी जैकेट उतार कर उसे दे दी। जैकेट उतारते ही मुझे सर्दी का एहसास हुआ, लेकिन ये सर्दी जितनी ज़्यादा भी होती कारगिल से कई गुना कम थी। मुझ पर इस सर्दी का सिर्फ इतना असर हुआ था कि मैं सो नहीं सकता था। दरख्त की घनी शाखों ने भी सर्दी के खिलाफ अच्छी खासी आड़ मुहैया की हुई थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक रात के 3 या 4 बज रहे थे। यह अंदाज़ा मैंने सितारों को देखकर लगाया था। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान हमें मशहूर सितारों और झुमकों से रोशनास कराया गया था, जिसकी बदौलत सिमत का बरकरार रखना और टाइम का अंदाज़ा लगाना मेरे लिए आसान हो गया था। और इस वक्त भी मैंने ओरियन नामी झुमके और आसमानी दुनिया के सबसे रोशन सितारे साइरस के ज़रिए टाइम का अंदाज़ा लगाया था, जो इस वक्त जुनूब मगरिब में गुरूब होने को था। सर्दी अपने जौबन पर थी। जंगली जानवरों की आवाज़ों का मिला जुला शोर मेरी समातों में गूंज रहा था। सबसे ज़्यादा शोर गीदड़ों ने मचाया हुआ था। मैंने सोने की कोशिश की, जो नाकाम रही, और मेरा जहन मुस्तकबिल के मुतालिक लाए अमल को तय करने में मसरूफ़ हो गया और बाकी का टाइम मैं इसी उधेड़ बुन में मसरूफ़ रहा। सुबह शहर नमूदार होते ही मैं उठ बैठा। शीतल हल्की ख़ुनूदगी में थी। मेरी जैकेट पहनकर वो काफ़ी हद तक सर्दी से बच गई थी। मैं बगैर शोर किए आहिस्ता से नीचे उतरा और इसी दरख्त के साथ हल्के हल्के दौड़कर अपने जिस्म को गर्म करने लगा। थोड़ी देर बाद ही मुझे शीतल की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझे पुकार रही थी। उसकी आंख गालिबन परिंदों की चहचहाहट से खुली थी। मिस्टर जान, तुम कहाँ हो? यहीं पर हूँ। तुम भी नीचे आ जाओ ताकि चलें। मैं गिर जाऊंगी, वो हठधर्मी से बोली। मजबूरन मुझे दोबारा ऊपर चढ़ना पड़ा। मेरा सहारा पाकर उसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर आई। चलें? उसके नीचे उतरते ही मैंने उससे पूछा। शीतल, तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक हम किस जगह पर हैं? मैंने उसे कहा। कुछ कह नहीं सकती। मैं दहली से बहुत कम बाहर निकली हूँ। हम थोड़ा सा आगे गए होंगे कि एक झाड़ी के नीचे मुझे खरगोश बैठा नजर आया। श्श! मैंने होठों पर उंगली रखकर शीतल को खामोश कराया और कोट की जेब से छोटा पिस्टल निकालकर निशाना लेते हुए खरगोश पर दाग दिया। खरगोश उछलकर अपनी जगह पर गिरा और फड़कने लगा। मैंने जल्दी से पिंडी के साथ बंधा हुआ खंजर निकाला और भागकर खरगोश के नज़दीक पहुंचा और इससे पहले कि उसकी सांसें पूरी होती, उसके गले पर खंजर फेर दिया। अगले चंद मिनटों में मैं उसकी खाल उतार रहा था। शीतल पहले तो हैरानी से मुझे ये सब कुछ करता देखती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे करीब आकर बोली, क्या कर रहे हो? तुम देखती जाओ। मैंने खरगोश का गोश्त आलाइशों से पाक करके एक नज़दीकी झाड़ी पर रखते हुए कहा और उठकर
अपने दाएं बाएं मौजूद खुश्क लकड़ियां इकट्ठी करने लगा। जल्द ही सूखी लकड़ियों का एक छोटा सा अंबार इकट्ठा करके मैंने लाइटर से आग सुलगाई और खरगोश को लंबे फल वाले खंजर में पिरोकर आग पर भूनने लगा। ये लाइटर मुझे इनके बावर्ची की जेब से मिला था, जो मुफीद ख्याल करते हुए मैंने रख लिया था। ये आप खाएंगे क्या? वो आग पर हाथ तापते हुए बोली। तो और क्या, मैं गोश्त की इश्तांगेज खुशबू अपने अंदर समोते हुए बोला। मैंने तो ये नहीं खाना, वो नाक मुँह चढ़ाते हुए बोली। चाहे मैं भूख से मरी क्यों ना जाऊं। तो मिन्नत किसने की है? मैं खरगोश को आग पर उलट पुलट करते हुए बोला। जल्दी खरगोश भुनकर तैयार हो गया। आ जाओ, मैंने खरगोश की भुनी हुई रान से जोर आजमाई करते हुए कहा, वरना बाद में पछताती रहोगी। तूने कल से कुछ नहीं खाया और अभी पता नहीं मजीद कब तक खाने के लिए कुछ ना मिले। नहीं, वो सर को दाएं बाएं हरकत देते हुए बोली। मैंने अपने जीवन में कभी भी ये नहीं खाया है। हमारे धर्म में मांस खाना मना है। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो धर्म की तालीमात को पसे पुश डालना पड़ेगा। वैसे भी मांसखोरी से मना करने वाले आपके बड़े बड़े पुजारी खुद छुपकर इससे लुत्फानंदोज होते रहते हैं। वो अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरते हुए बोली। मगर मगर कहीं इसे खाकर मुझे कुछ हो ना जाए। कुछ नहीं होता। इसके इनकार में दरार पड़ती देखकर मैंने भुनी हुई रान इसकी सिमट बढ़ाते हुए कहा, ये खाकर देखो, अगर अच्छी न लगे तो ना खाना। उसने मेरे हाथ से लेकर आहिस्ता आहिस्ता अपने अगले दांतों से छोटी सी बोटी लेकर कराहियत आमेज अंदाज में चबाई। भुने हुए गोश्त के लजीज जायके ने ज़्यादा देर तक उसका ये अंदाज बरकरार न रहने दिया। जल्द ही वो पुरशौक अंदाज में रान को जुड़ गई और थोड़ी ही देर में रान को साफ करके मज़ीद गोश्त की तलब में मेरी जानिब देखने लगी। मैंने ज़्यादातर गोश्त शीतल को खिलाने पर इत्तफाक किया, क्योंकि वो कल से भूखी थी और इसके बाद भी नामालूम कब कोई चीज़ खाने को मिलती। चलें, मैं खंजर को साफ करके अपनी जगह पर रखते हुए बोला। चलो, वो मेरे साथ खड़े होते हुए बोली। अब पानी ढूंढते हैं। वो भी मिल जाएगा, मैंने एक मुतय्यन सिमत में कदम बढ़ाते हुए कहा। इतने ज़रखेज़ जंगल में कोई नदी, तालाब या नाला वगैरह ज़रूर होगा। पलंग भर चलने के बाद मेरी बात की तस्दीक हो गई जब हम अचानक दरख्तों के झुंड से एक बहती नदी पर जा निकले। नदी का पानी निहायत ही शफाफ था, लेकिन मिकदार में बहुत कम था। हमने अपने हाथों का ओक बनाकर वो ठंडा मीठा पानी पिया। अल्हम्दुलिल्लाह, खूब जी भर के पानी पीकर मैंने पुरजोर आवाज़ में अपने मालिक का शुक्र अदा किया। सर्दियों का सूरज पुरलुत्फ तमाज़त के साथ अपने सफ़र पर रवाना हो चुका था। मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार से चलना शुरू कर दिया और हमें उम्मीद थी कि नदी के किनारे कोई न कोई आबादी ज़रूर मिल जाएगी। अचानक जंगल फायर की आवाज़ से गूंज उठा। मैंने शीतल को बाजू से पकड़ा और जल्दी से एक झाड़ी की आड़ में दुबक गया। जैकेट के नीचे लटकती क्लाशनकोफ चंद सेकंड में मेरे हाथ में मुंतकिल हो चुकी थी। ये कौन है? शीतल हकलाते हुए बोली। श्श! मैंने होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। दौड़ते हुए घोड़ों की टापें हमें बआसानी सुनाई दे रही थीं। इसी लम्हे एक पैदल भागता हुआ शख्स दरख्तों के झुंड से नमूदार हुआ। उसका रुख हमारी जानिब ही था, मगर हमारे करीब पहुंचने से पहले ही वो एक झाड़ी से उलझ कर गिरा और फिर उठ ना सका। उसके धूकने की तरह चलते सांस की आवाज़ हम दोनों आसानी से सुन रहे थे। चंद लम्हे बाद ही घुड़सवार इसी रास्ते पर नमूदार हुए। वो तादाद में 6 थे और तमाम के तमाम हथियारों से मुसल्ला। वो शख्स चूँकि रास्ते में गिरा था, इसलिए इनकी निगाह से ओझल न हो सका और तमाम उसके गिर्द घेरा डालकर खड़े हो गए। हमारी सिमत मौजूद सवार इतना नज़दीक था कि मैं हाथ बढ़ाकर उसके घोड़े को छू सकता था, लेकिन तमाम की नज़रें चूँकि गिरे हुए शख्स पर मरकूज थीं, इसलिए हम इनसे छुपे रह गए। मैंने शीतल को इशारे से बताया कि वो इस झाड़ी से मुल्हिका झाड़ी की तरफ खिसके ताकि हम इनसे दूर हो सकें। पराए फड्डे में अपनी टांग अड़ाना वैसे भी मुझे पसंद नहीं था। शीतल मेरा इशारा समझ गई और सर हिलाते हुए अपनी जगह से रेंगने के अंदाज में दूसरी झाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। तुझे कहा था ना ठाकुर रंजीत सिंह, मुझे एक घुड़सवार की गरजदार आवाज़ सुनाई दी कि तू बलवंत से बच नहीं सकता। देख ले, आज तू मेरे चरणों में पड़ा है। मगर गिरे हुए शख्स ने उसे जवाब देने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी।
वो अपना सर दोनों बाजुओं के दरमियान जमीन पर टेके पड़ा रहा। बोलने वाला छलांग लगाकर घोड़े से उतरा और अकड़कर चलता हुआ नीचे गिरे हुए शख्स के करीब पहुंचा। दूसरे ही लम्हे फुटबॉल के अंदाज में किक मारने के बाद 2 ठोकरें शख्स को रसीद की और चीखता हुआ बोला, उठ जा ठाकुर और बुला अपनी पुलिस नू, मैं देखता हूँ तुझे कुत्ते की मौत मरने से कौन बचाता है। ठोकरें खाकर गिरा हुआ शख्स, जिसे घुड़सवार ठाकुर रंजीत सिंह का कहकर पुकार रहा था, तड़प कर उठ बैठा। उसकी सांसें अभी तक हमवार नहीं हुई थी। शायद वो बहुत दूर से दौड़ता हुआ आया था। वो ढलती हुई उम्र का एक कमज़ोर सा शख्स था। उसके चेहरे पर मुझे अजीब किस्म की लाचारी और बेबसी नजर आई। न मालूम वो किस किस्म का ठाकुर था। उसके लिबास और अंदाज, हर 2 तरफ से वो आम सा शख्स नजर आता था। शायद अपने सादा लिबास की वजह से वो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा था। बलवंत, वो हाँफता हुआ बोला, एक कमज़ोर निहत्थे आदमी को मारकर तू सिर्फ अपने पापों ही में इजाफा करेगा। और जहाँ तक तेरे गुस्से का ताल्लुक है, मैं अब भी बागुरु की सौं खाकर कहता हूँ कि रामपुरा का बच्चा बच्चा तेरे खिलाफ गवाही देगा। तू हत्यारा है, तू पापी है। और बलवंत की ठोकर खाकर बगैर अपनी बात पूरी किए वो पीछे की तरफ गिर पड़ा। मैंने भी पूरे रामपुरे को आग न लगा दी तो मेरा नाम भी बलवंत नहीं। ये तेरी भूल है बलवंत। ठाकुर रंजीत सिंह का लहजा पूरे तुमात था। तू सिर्फ निहत्तों और कमज़ोरों पर हाथ उठाना मर्दानगी समझता है। पराई बेटियों को रिस्वा करने की हरकत करके अपनी बहादुरी समझता है। तू मान या ना मान, मेरे नज़दीक तू सिर्फ हिजड़ा है, हिजड़ा। ठाकुर की बात सुनकर बलवंत ने गुस्से से पागल होकर ठाकुर पर ठोकरों की बारिश बरसा दी। तू भौंकता है कुत्ते, वो इसे मारने के साथ साथ जोर जोर से कहे जा रहा था। जा किसी माई के लाल को पकड़ कर ले आ जो बलवंत का मुकाबला खाली हाथ से कर सके। जा ले आ किसी सूरमा को। ठाकुर कोशिश के बावजूद उसकी ठोकरों से बच नहीं पा रहा था। शीतल खिसकती हुई मुझसे 15-20 गज दूर पहुंच गई थी और इशारे से मुझे अपने पास बुला रही थी, लेकिन मेरा जहन इस वक्त कहीं और पहुंचा हुआ था। बलवंत के ललकारे और ठाकुर की सिसकियां मेरे पाँव की बेड़ियां बन गई थीं। गुस्से की शिद्दत से मेरी कनपटियां चटकने लगीं। बलवंत और ठाकुर का मुकम्मल मामला तो मेरी समझ में ना आ सका था, लेकिन इतना मैं समझ गया था कि ठाकुर मजलूम और हक पर था। इसके बरक्स बलवंत बदी का नुमाइंदा था। बलवंत और उसके तमाम साथियों के हाथों में पुराने ज़माने की सिंगल शॉट राइफलें थीं, जो हर फायर के लिए कॉक करना पड़ती थीं, जबकि मैं एक जदीद कलाशनकोव से मुसल्ला था। इसके बावजूद इनको ललकार कर इनके सामने जाने में मुझे खतरा लाहक हो सकता था। अगर मैं बेखबरी में इन पर फायर खोलता तो मुश्किल था कि इनसे कोई बच पाता। वो तमाम इस वक्त ठाकुर रंजीत सिंह के तड़पने के पुरलुत्फ मंजर में खोए हुए थे। मैंने शीतल को इशारे से ज़मीन पर लेट जाने को कहा और दूसरे लम्हे कलाशनकोव को बस्ट पर सेट करके मैंने घोड़ों पर बैठे डाकुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मैंने ट्रैगर को प्रेस करके गन इस सूरत से घुमाई कि 5 घुड़सवार मरी हुई छिपकलियों की माने जमीन पर आन गिरे। इनके घोड़े बिदक कर दौड़ पड़े। बलवंत सिंह इस नागहानी उफ्ताद से शुजदर खड़ा रह गया था। कलाशनकोव की मैगजीन खाली होते ही मैंने इसे नीचे फेंका और नई मैगजीन लगाने का चूंकि टाइम नहीं था और जेब में हाथ डालकर मैंने इसीलिए जल्दी से ब्रीटा पिस्टल निकाल लिया। बलवंत ने भी इब्तिदाई झटके से संभलकर राइफल सीधी करनी चाहिए, मगर इस वक्त तक मेरे हाथ में मौजूद ब्रीटा फायर कर चुका था और जिसके नतीजे में बलवंत को अपनी राइफल से महरूम होना पड़ा। बलवंत, अपने हाथ उठा लो, मैं करख्त लहजे में बोला। तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा बलवंत से टक्कर लेना। मैं तुमसे टक्कर तो नहीं ले रहा, मैं इस्तेज़ाई अंदाज में बोला। तुझे जहन्नम फासिल कर रहा हूँ, पछताओगे। वो पाँव पटक कर बोला, मैं कह रहा हूँ पछताओगे। मगर मैं इसकी बकवास को नज़रअंदाज करके कदम बकदम चलता हुआ उसके करीब पहुँच गया। इसके कदमों में पड़ा ठाकुर अपना जख्मी बदन समेटकर एक साइड पर हो गया था। उसने कुछ बोलने की कोशिश नहीं की थी, बस हैरानी से मुझे देखे जा रहा था। बलवंत, तू वाकई हिजड़ा है, इसकी आंखों में आंखें डालकर मैं सर्द लहजे में बोला। अगर तुझमें ज़रा भी गैरत होती तो तू अपने वालिद की उम्र के कमज़ोर और बेबस आदमी पर हाथ ना उठाता।
पिस्तौल हाथ में लेकर तू अपने आप को बड़ा सूरमा समझता है, बलवंत नफरत से जमीन पर थूकता हुआ बोला। इस खिलौने को साइड पर कर, फिर मैं बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। खाली हाथ तो बहरहाल तू भी नहीं था, मैं इत्मीनान से बोला। ये तो मेरा कमाल है कि तेरे गुर्गों को जहन्नम वासिल करके तुझे भी निहत्था कर दिया, लेकिन तेरी खाली हाथ लड़ने की ख्वाहिश मैं ज़रूर पूरी करूँगा। ये कहकर मैंने पिस्तौल को दूर उछाल दिया। पिस्तौल का मेरे हाथ से निकलना और बलवंत का दोनों हाथ फैलाकर मेरी तरफ बढ़ना इकट्ठे वकूफ़ पजीर हुए। इसका अंदाज बिल्कुल पहलवानों की मानिंद था। वो इस तरह मेरी जानिब बढ़ा जैसे मुझे किसी भी तरफ से निकलने नहीं देगा और इसी जगह घेर कर पकड़ लेगा, मगर मैं इत्मीनान से अपनी जगह पर खड़ा रहा। जैसे ही वो मेरे नज़दीक हवा में अपने दाएं पाँव पर घूमा और बाएं पाँव की एड़ी पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर दे मारी। वो बेसाख्ता कूल्हुओं के बल ज़मीन पर जा गिरा। उसके होंठ फट गए और सामने वाले 2-3 दांत ज़मीन पर आ पड़े। वो खून थूकता हुआ एक मरतबा फिर उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत का अलाव सुलग रहा था। बलवंत, तू रुक क्यों गया? इसे आगे बढ़ते न देखकर मैं तंजिया लहजे में बोला। बस इतनी ही जुर्रत थी तेरी तो। वो गुस्से से बकता झकता दोबारा मेरी तरफ बढ़ा। इस दफ़ा मैंने इसे बिल्कुल करीब आने दिया और जैसे ही उसका जिस्म मेरे बदन से मुतसादिम होने लगा, मैं यकदम नीचे बैठा। दूसरे ही लम्हे वो मेरे हाथों पर उड़ता चला गया। सीधा खड़े होते ही मैंने इसे एक तरफ उछाल दिया। मेरा कद 6 फीट 2 इंच के करीब था और फिर 2 फीट बाजुओं की लंबाई थी। 8 फीट की बुलंदी से जब वो पहलू के बल गिरा तो बेख्तियार उसकी चीख निकल गई। इसकी दाएं टांग शायद पूरी तरह मजरू हुई थी, क्योंकि वो मुसलसल करा रहा था और अपनी जगह से हिलने की कोशिश उसने नहीं की थी। उठो बलवंत, मैं इसकी मजरू टांग पर ठोकर लगाते हुए कुर्राया। मैं खाली हाथ हूँ। मेरी ठोकर पर उसके मुंह से दर्द भरी कराह खारिज हुई और वो चिल्लाया, मत मारो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैंने नीचे झुककर इसे गिरेबान से पकड़ा और खींचकर खड़ा करते हुए बोला, कमीने, अब तुझे भगवान याद आया है? थोड़ी देर पहले तुझे इसकी याद ना आई? ये कहते ही मैंने इसे ठाकुर रंजीत सिंह की सिमत में फेंक दिया। हाय राम, वो नीचे गिरते ही चिल्लाया। तकलीफ की शिद्दत से उसका चेहरा मस्क हो गया और अपनी मजरू टांग को पकड़े वो मुसलसल कांप रहा था। ठाकुर, मुझे अपने बागुरु के लिए माफ़ कर दे। मुझे अपनी तरफ बढ़ता देखकर उसने अपनी टांग छोड़कर रंजीत सिंह के पांव पकड़ लिए। मैं दोबारा रामपुरे का रुख नहीं करूँगा। भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ, दोबारा गलत हरकत नहीं करूँगा। बेटा बेटा इसे छोड़ दे। इसकी फरियाद से रंजीत सिंह पसीज गया और मुल्तजी लहजे में मुझे बोला, काफ़ी सज़ा मिल गई इस पापी को। आइंदा अगर शर्म हुई तो पाप का रास्ता कभी भी इख्तियार नहीं करेगा। शर्म इसमें कहाँ है ठाकुर जी? मैं पाँव के बल बलवंत के करीब बैठते हुए बोला। मौका मिलते ही ये दोबारा इसी तरह करेगा, इसलिए इसका न होना होने से बेहतर है। ये कहते ही मैंने एक हाथ बलवंत के सर पर रखा और दूसरा हाथ उसकी ठोड़ी पर रखते हुए मखसूस झटका दिया और कटाक की आवाज़ से उसकी गर्दन टूटकर एक तरफ को मुड़ गई और वह बेख्तियार हाथ पांव झटक कर हर किस्म की तकलीफ से बेनियाज हो गया। मैं हाथ जोड़कर उठ खड़ा हुआ और झुककर मैंने ठाकुर को भी उठने में मदद दी। वाह गुरु, तुझे सुखी रखे पुत्र। ठाकुर ने खड़े होते ही मेरा चेहरा अपने हाथों में पकड़कर मेरे माथे पर बोसा देते हुए कहा, तूने एक बेकस और कमज़ोर बूढ़े की लाज रख ली। ये सारी उसकी कृपा है चाचा। मैं आसमान की तरफ उंगली उठाते हुए बोला। इसी वक्त शीतल भी झाड़ी से निकलकर वहां पहुंच गई। तुम ठीक तो हो ना? वो फिक्रमंदी से मेरा बाजू पकड़ते हुए बोली। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सर हिलाते हुए बोला। तुम ज़रा ठाकुर चाचा को संभालो, मैं घोड़े इकट्ठे कर लूँ। और वो ठाकुर रंजीत सिंह के हाथ पांव टटोलने लगी, जबकि मैंने पिस्तौल उठाकर जेब में डाला और दाएं बाएं बिखरे घोड़ों को इकट्ठे करने लगा। थोड़ी देर बाद मैं 3 घोड़ों को पकड़ने में कामयाब हो गया। ठाकुर रंजीत सिंह और शीतल लाशों से थोड़ा हटकर खुली जगह पर बैठकर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने घोड़े एक झाड़ी से बांधे और उनकी तरफ बढ़ गया। आओ पुत्र। मुझे देखकर ठाकुर ने उठने की कोशिश की। ओ चाचा, तकलीफ़ मत करो, मैं उसके कंधों पर हाथ रखकर बिठाते हुए बोला और वो मुझे दुआएं देता हुआ दोबारा बैठ गया। इसकी अकीदतमंदी और शुक्रगुजारी को देखकर अचानक एक ख्याल सूरत से मेरे जहन में दर आया।
शीतल से जान छुड़ाने का ये अच्छा मौका था। इस तरह ठाकुर की मेहमान नवाजी से जान छूटती और अपना सफ़र भी मैं इसी वक्त शुरू कर सकता था। शीतल को ठाकुर बआसानी उसके बाप तक पहुंचा देता। मैंने अपने जहन में अपने मुद्दे को अल्फाज की शक्ल में ढाला और गला खंकार कर गोया हुआ, चाचा ठाकुर, जी तो बड़ा चाह रहा था कि आपकी मेज़बानी से लुत्फ़ अंदोज़ हूँ, आपकी कहानी सुनूं, लेकिन अफसोस कि मैं ज़रा जल्दी में हूँ। बस आप इतनी मेहरबानी करें कि मेरा एक छोटा सा काम कर दें। हाँ हाँ बोलो पुत्र, वो जल्दी से बोला, एक नहीं 10 काम बोलो। चचा ये, मैंने शीतल की तरफ इशारा करके कहा, दिल्ली के सेठ हरी चरण दास की बेटी है। आपके ज़िम्मे बस इतना काम है कि आप इसे इसके बाप तक खैरियत से पहुंचा दें। आपकी बड़ी नवाजिश और मेहरबानी होगी। मुझे यहीं से आपसे जुदा होना पड़ेगा क्योंकि मैंने काफ़ी सफ़र करना है। आप बस बम्बई के रास्ते की जानिब मेरी रहनुमाई कर दें। जान, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ठाकुर रंजीत सिंह के बोलने से पहले शीतल ने गुस्से से कहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो रहा था। क्या हुआ? उसके तासुरात देखकर मैं सचमुच हैरान रह गया। तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, वो गुस्से से चिल्लाई। अगर जाना ही था तो मेरी मांग में सिंदूर क्यों भरा था? मुझे घर से भगा कर क्यों लाए थे? अब जब मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो तू मुझे बीच मंदार में छोड़कर भागने की फिक्र में है? इसके मुंह से इल्जामात की बौछार सुनकर मेरी सिट्टी गुम हो गई और मैं हैरत से गूंग उसकी जानिब देखता रह गया। शीतल मुझ में दिलचस्पी ले रही थी, इस बात को तो मैं बखूबी जानता था, बल्कि इसकी कोशिश भी यही थी कि मैं इसकी पसंदीदगी के जज्बात से वाकिफ हो जाऊं। गो इसमें शक नहीं था कि वो बड़ी ही खूबसूरत, पुरकशिश और जाज़िब नज़र लड़की थी, लेकिन इसका और मेरा मिलाप मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी था, और इसमें मेरे शादीशुदा होने के अलावा हमारे मज़हब, कौमियत में फ़र्क का भी गहरा दखल था, और ये बात वो खुद भी अच्छी तरह से जानती थी। फिर ना मालूम क्यों उसने इस घटिया अंदाज में खुद को मेरे साथ मंसूब करने की कोशिश की थी। ये बात मेरे लिए शदीद हैरत का बाइस थी। अगर वो इस वजह से मुझ पर अपना कोई खुसूसी हक समझ रही थी कि मेरी वजह से इसे अगवा होने की ज़िल्लत उठानी पड़ी थी, तो इसके बदले इसे वहाँ से बाइज़्ज़त बाजियाब कराने का सेहरा भी तो मेरे सर बंधा था। और जहाँ तक ताल्लुक़ था मेरे वादे का कि इसे इसके वालिद के पास पहुँचाऊँगा, तो ठाकुर के ज़रिए मैं अपना वादा पूरा कर रहा था। ज़रूरी तो नहीं था कि मैं बा-नफ़्स नफ़ीस इसे इसके वालिद के हवाले करता। इतनी सी बात पर इसे सीख पा होने की क्या ज़रूरत थी? और बिलफ़र्ज़ मेरी जुदाई की खबर उसके लिए शौक साबित हुई थी और वो ठाकुर के साथ अकेले जाना नहीं चाहती थी और मेरे साथ ही रहने पर बज़िद थी, तो इसका इज़हार वो बरमला मेरे सामने भी कर सकती थी। इसके लिए मेरी ज़ात पर इल्ज़ामात थोपने की क्या ज़रूरत थी? और इल्ज़ामात भी ऐसे कि मुझसे ज़्यादा उसकी अपनी ज़ात इससे मुतासिर हो रही थी। लेकिन इसके ये इल्ज़ामात मुझे मुश्तइल करने में नाकाम रहे। तो शायद इसकी वजह वो चाहत थी जो इन इल्ज़ामात के बेनुसतूर मुझे नज़र आ रही थी। मैं चंद लम्हे शुजतर खड़ा शीतल की बात के अवाक़िब पर गौर करता रहा। इन इल्ज़ामात की तरदीद ना करना गोया इनकी खामोश तायीद थी, मगर इसका शीतल को क्या फ़ायदा या मेरी ज़ात को क्या नुकसान पहुँच सकता था? अगर मैं इस वक्त इसे ज़बरदस्ती ठाकुर की तहवील में देकर अपनी राह लेता, तो इसके पास ऐसी कोई ताकत नहीं थी जिससे मुझे वो रोक सकती। ठाकुर भी मेरे एहसान के बोझ तले दबा हुआ था। अगर इसके बरक्स भी होता, तब भी वो मेरा क्या कर लेते? ठाकुर रंजीत सिंह गौर से मेरे चेहरे के तासुरात को देख रहा था, और इस जहांदीदा शख्स से कोई बैद नहीं था कि वो बात की तह तक पहुंच गया हो। शीतल ने भी कहने को तो जो मुंह में आया था कह दिया था, लेकिन बाद में मुझसे नजरें मिलाने से गुरेज कर रही थी। मैंने शीतल की बातों की तरदीद करना मुनासिब न समझा कि इस तरह ठाकुर की नज़रों में इसकी बड़ी सुख्ती होती, और हो सकता था कि जज्बात के हाथों मजबूर होकर वो बेवकूफ़ लड़की कोई गलत कदम उठा लेती। मैंने शीतल की बजाय ठाकुर से मुखातिब होकर कहा, ठाकुर चचा, आपकी बस्ती यहाँ से कितनी दूर है? क्या आप अकेले वहाँ तक जा सकेंगे? पुत्र, बस्ती तो नज़दीक है, वो आहिस्ता से बोला, परंतु इस समय मेरा अकेले जाना मुश्किल है। ठीक है चाचा, मैं आपको बस्ती तक छोड़ आता हूँ, लेकिन इसके बाद फिलफौर हमें वहाँ से निकलना होगा कि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मैं की बजाय हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर शीतल का चेहरा खुशी से गुलनार हो गया था।
वाह गुरु तुझे सुखी रखे पुत्र, वो दुआइया लहजे में बोला। अगर मेरी खातिर थोड़ा और कष्ट उठा ले और इन राइफलों को मेरे लिए इकट्ठा कर दे कि इन पापियों के मुकाबले के लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी लो ठाकुर चचा, मैं खुशदिली से बोला। चंद लम्हों बाद ही मैंने तमाम राइफलों को इकट्ठा करके इस तरतीब से बांधा कि वो आसानी से घोड़े की पीठ पर लादी जा सकें। इसके साथ इन राइफलों के तमाम कारतूस भी एक डाकू की चादर में बांधकर एक घोड़े पर लाद दिए और इसी घोड़े पर रंजीत को सहारा देकर बिठा दिया। इस दौरान शीतल खामोश खड़ी अंगूठे से ज़मीन कुरतती रही। मैंने दूसरे घोड़े की रस्सी खोली। उसने झुकी हुई नज़रें उठाकर मेरी आंखों में झांका। इसकी आंखों में तैरती नमी मुझे वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी। मुझे पता था कि मेरे मुंह से निकलने वाले तसल्ली के चंद अल्फाज इस नमी को आंसू में बदल सकते थे। इसलिए मैंने अपना लहजा और मुंह नॉर्मल रखा। वो खामोशी से मेरा सहारा लेकर घोड़े पर बैठ गई। मैं भी खामोशी से उछलकर तीसरे घोड़े पर बैठा और हम दोनों ठाकुर के घोड़े के पीछे चल पड़े। तीनों घोड़े सुधाए हुए थे, इसलिए मुझे शीतल के गिरने का खौफ नहीं था, वरना इसके बैठने के अंदाज से साफ पता चल रहा था कि वो घुड़सवारी की अबजद से भी नावाकिफ थी। मैंने अपना घोड़ा ठाकुर रंजीत सिंह के मुतवाज़ी किया और उसे कहा, एक बात पूछूं ठाकुर चाचा? एक छोड़ 10 पूछो पुत्र। उसका लहजा शहद में डूबा हुआ लग रहा था। बलवंत के साथ आपका क्या झगड़ा था? मैंने पूछा। इस राक्षस के साथ मेरा क्या झगड़ा होना था पुत्र? वो पापी तो इस धरती का नासूर था। इसके कारण कितनी कंवारियों की इज्जतें लुटी, कितनी सुहागनों के सुहाग उजड़े, कितने बच्चे बेघर हुए, कितने परिवार उजड़े, इसका कोई शुमार नहीं है। वो मूसी ठाकुर रंजीत सिंह मुझे बलवंत के मुतालिक तफसील से बताने लगा, जिसका लुबे लुबाब ये था कि बलवंत इस इलाके का नामी गिरामी डकैत था। इसका एक पूरा गिरोह था जो 25-30 डाकुओं पर मुश्तमिल था। सारे इलाके में इनकी दहशत बैठी हुई थी। पुलिस भी अपना हिस्सा लेकर इनके मामलात को नज़रअंदाज किए रखती थी और अपनी रवायती सुस्ती की बदौलत हमेशा सांप निकलने के बाद लकीर पीटने पहुंचती। फिर इस इलाके के लोगों की खुशकिस्मती कि इंस्पेक्टर अकबर खान इस इलाके में तैनात हो गया। इसकी आमद के साथ इलाके में वारदातें होना कम हो गईं। उसने इलाके के सरकर्दा लोगों को जमा करके बलवंत के खिलाफ मदद की अपील की और उसकी आवाज़ पर सिर्फ रामपुरा की ठाकुर रंजीत सिंह ने लब्बैक कहा। बाकी बस्तियों के सरकर्दा अफराद ने बलवंत के खिलाफ गवाही देने या पुलिस की किसी और किस्म की मदद से माजूरी जाहिर की। इनका मौक़िफ़ था कि इंस्पेक्टर अकबर खान ने तो एक दिन चले जाना था, इसके बाद बलवंत का सामना कौन करता? हालांकि थोड़ा सा भी वो सोचते तो ये पावर करना इनके लिए मुश्किल नहीं था कि तमाम इलाके का इत्तेहादी बलवंत को मौत के घाट उतारने के लिए काफ़ी था। मुट्ठी भर डाकू पूरे इलाके का मुकाबला कैसे करते? मगर ये बात ना आज तक पाकिस्तानी अवाम समझे हैं और न ही उस इलाके के लोग इसको समझने के लिए तैयार थे। ठाकुर की जुर्रत को देखकर अकबर खान बहुत खुश हुआ और इस बस्ती की हिफाजत के लिए उसने रामपुरा में मौजूदा चौकी पर पुलिस वालों की तादाद दुगनी कर दी। बलवंत के पास भी ठाकुर रंजीत सिंह की पुलिस के साथ गठजोड़ की खबर पहुंच चुकी थी। उसने अपना एक कारिंदा रंजीत सिंह को मुतनब्बे करने के लिए उसके पास भेजा, जिसे ठाकुर ने अपने मुलाजमीन के जरिए काबू करके पुलिस के हवाले कर दिया। इसके जवाब में बलवंत ने रामपुरा के एक आदमी को हाथ ठाकुर को पैगाम भेजा कि जल्द ही वो ठाकुर से अपना बदला लेगा और इसके बाद वो ठाकुर की ताक में रहा। इसकी हवेली पर तो पुलिस की वजह से वो धावा ना बोल सका, लेकिन ठाकुर की गफलत ने उसे ये मौका फराहम कर दिया। ठाकुर इंस्पेक्टर अकबर खान से मुलाकात के लिए रामपुरा से शांतिनगर रवाना हुआ। पुलिस थाना शांतिनगर में थी, इसी निस्बत से अकबर खान के रिहाइश भी वहीं थी। ठाकुर ने सोचा कि वो चोरी छुपे शांतिनगर पहुंच जाएगा, इस वजह से उसने सिर्फ अपने 2 मुलाजिमों को साथ लिया। हथियार के नाम पर इनके पास कुल्हाड़ियाँ थीं और तीनों घोड़ों पर सवार थे। बलवंत को भी ये खबर पहुंच गई और वो जंगल में घात लगाकर बैठ गया। इस हमले में ठाकुर के दोनों मुलाजिम तो मौके पर ही दम तोड़ गए। ठाकुर का घोड़ा भी गोली लगने की वजह से उसका साथ ना निभा सका। नतीजतन उसे पैदल ही वहाँ से भागना पड़ा। बलवंत भी
उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था, इसलिए उस वक्त तक उसे दौड़ाता रहा जब तक ठाकुर बेदम होकर गिर न गया। इसके बाद के वाक़यात मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। जब तक ठाकुर की कहानी खत्म होती, हम जंगल से बाहर निकलकर रामपुरा के करीब पहुँच गए थे। वो 150-200 घरों पर मुश्तमिल आबादी थी, जिसमें कच्चे पक्के हर किस्म के मकान शामिल थे। ठाकुर का हवेली नुमा मकान भी पुख्ता ईंटों का बना हुआ था, जिसकी चारदीवारी काफ़ी ऊंची थी। जंगल की तरफ से जाते वक्त ठाकुर की हवेली ही सबसे पहले पड़ती थी। हवेली के दरवाजे के करीब पहुंचकर मैं ठाकुर से बोला, ठाकुर चाचा, अब हमें इजाज़त दो। क्या? वह हैरानी से बोला, पुत्र, बगैर भोजन के जाना आपको शोभा नहीं देता? मगर चचा, मगर छोड़ो, वो कितने कलामी करते हुए बोला, रात पड़ने वाली है, आज यहीं रह जाओ, कल सवेरे चले जाना। चचा कहा है तो इस नाते इतना अधिकार मान लो कि आज ना जाओ। मैं एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया। शीतल भी बेकहे मुझे ठाकुर की बात से मुत्तफिक नजर आ रही थी। किस विचार में पड़ गए हो पुत्र? ठाकुर बोला, मुझे चचा भी कहते हो और मेरी बिनती भी नहीं सुनते। ठीक है ठाकुर चचा, पर आप हमारा जिक्र किसी से भी नहीं करेंगे और बलवंत को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी भी आप खुद कबूल करेंगे। अलबत्ता हमारे जाने के बाद बेशक आप तमाम लोगों को हमारे मुतालिक बता सकते हैं। ठीक है पुत्र, पर अभी अंदर तो चलो। ठाकुर ने हवेली के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, क्या शाम तक इधर ही खड़े रहेंगे? ठाकुर के अंदाज पर हम दोनों बेसाख्ता हंस पड़े। हवेली का दरवाज़ा खोलकर एक मुलाजिम ने बाहर झांका और भी ठाकुर को देखकर दरवाज़ा खोल दिया। ठाकुर को दस्तक देने के लिए घोड़े से उतरना पड़ा था, जबकि हम दोनों अभी तक घोड़ों पर सवार थे। ठाकुर ने अपना घोड़े की लगाम मुलाजिम के हवाले की और उसे बोला, ये तीनों घोड़े अस्तबल ले जाकर बांध दो और ये बंदूकें उतार कर अंदर स्टोर में रखवा दो। ठाकुर का मतलब समझते हुए मैंने भी घोड़े से उतरकर शीतल को सहारा देकर उतारा और हम दोनों अपने घोड़ों की लगाम में नौकर के हवाले करते हुए ठाकुर के साथ हवेली के अंदर पड़ गए। हवेली का तर्ज तामीर सादगी लिए हुए था और उसकी बनावट देखकर पता चलता था कि इसको बनाते वक्त कोई मंसूबाबंदी नहीं की गई थी और बगैर नक्शे के ज़रूरत के उसूल के मुताबिक कमरे बनाए गए थे। कमरे 2 मंजिला थे, जिनका रुख शुमालन जुनूबन था, जबकि 6 कमरे शर्कन गरबन बनाए गए थे, जिनके आगे बरामदा भी था। बाथरूम वगैरह हवेली के बड़े दरवाजे के साथ बनाए गए थे। बड़े दरवाजे के दोनों अतराफ में बाथरूम और टॉयलेट की दीवारों पर छत डालकर ड्योढ़ी की शक्ल दे दी गई थी। बावर्ची खाना डबल स्टोरी कमरों के सामने बनाया गया था और उसके साथ 2 कमरे जो स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होते थे। घोड़ों के लिए अस्तबल हवेली के पिछवाड़े बनाया गया था और इससे थोड़ा सा हटकर मुलाजिमों की रिहाइश के लिए 3 कमरे बने हुए थे। हमें लेकर ठाकुर दूसरी मंजिल पर चढ़ गया और दरमियानी कमरा खोलकर बोला, आप लोग पधारिए, मैं आपके लिए भोजन का बंदोबस्त करता हूँ। मैं कमरे का जायज़ा लेने लगा। कमरा सादा अंदाज में सजाया गया था, लेकिन इसमें सबसे दीदा ज़ेब जुनूब की सिमत में खुलने वाली वो खिड़की थी जिससे दूर दूर तक फैले हुए काश्तशुदा इलाके का जायज़ा लिया जा सकता था। कमरे के वस्त में एक पुराने तर्ज की मसेरी रखी हुई थी, जिसके ऊपर हाथ से कशीदाकारी की गई सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। दीवार के साथ लकड़ी की 3-4 कुर्सियाँ और इनके सामने एक मेज़ मेज़ पोश पड़ी थी। कमरे के अंदर पड़ी अकेली मसेरी को देखकर मेरे ज़हन में खतरे की घंटी बजने लगी। बहरहाल मैंने ज़्यादा देर इस बात पर सर खपाना मुनासिब ना समझा और एक कुर्सी पर टिक गया। शीतल भी खामोशी से मसेरी पर बैठ गई। वो अभी तक मुझसे बात करने और मेरे साथ नजरें मिलाने से गुरेज कर रही थी। मैंने भी बिला वजह उसे छेड़ना मुनासिब न समझा और अगले दिन के लिए अपना लाहे अमल सोचने लगा। इलाके की मुनासबत से मालूमात मुझे ठाकुर रंजीत सिंह से मिल जानी थी। सवारी के लिए बलवंत वाले घोड़े मौजूद थे। वह हमें किसी भी ऐसी जगह पहुंचा सकते थे जहां से हमें बम्बई के लिए गाड़ी मिल जाती। बम्बई पहुंचने से पहले मुझे शीतल से जान छुड़ानी थी और उसका बेहतरीन हल यही था कि मैं दिल्ली वापस जाकर इसे इसके वालिद के हवाले करता। मगर इसका सबसे बड़ा नुकसान ये था कि दिल्ली में मेरे लिए कदम कदम पर इंडियन खुफिया एजेंसियों का जाल बिछा हुआ था, जिसकी जद से बचकर निकलना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल तरीन ज़रूर था।
میرے اندازے کے مطابق دہلی کے برعکس دوسرے شہروں میں ان کی تلاش میں وہ شدت اور تندہی نہیں پائی جا رہی ہوگی، اور اس کی ایک منطقی وجہ یہی تھی کہ وہ میرے دہلی سے فرار سے لا علم تھے۔ اس بنا پر میں نے شیتل کے ساتھ دہلی جانے کے پروگرام کو پس پشت ڈال دیا۔ شیتل سے جان چھڑانے کا ایک بہترین حل تو یہی تھا کہ میں ٹھاکر کو اعتماد میں لے کر وہاں سے نکل جاتا۔ بعد میں شیتل بے شک مجھے کوستی رہے یا ٹھاکر کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کی کوشش کرتی، میری بلا سے مجھے انڈیا سے نکلنے کے ساتھ غرض تھی، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھر کے متعلق میری تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر میں نے شیتل کو ٹھاکر کے پاس چھوڑ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے پر جہاں مجھے اطمینان ہوا وہاں ہلکا سا افسوس بھی ہوا، لیکن میں مجبور تھا۔ ہمارے جدا ہونے میں ہی ہم دونوں کی بھلائی تھی۔ میں اسی سوچ بچار میں گم تھا کہ دروازہ کھٹکھٹا کر ٹھاکر اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے دو نوجوان لڑکیاں، ان سے کچھ بڑا دکھائی دینے والا لڑکا اور ایک ادھیڑ عمر خاتون اندر داخل ہوئی۔ دونوں لڑکیوں نے ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے ہوئے تھے جن میں کھانے پینے کے لوازمات رکھے ہوئے تھے۔ ہم انہیں دیکھتے ہی بے ساختہ کھڑے ہو گئے۔ بیٹھو بچوں بیٹھو، ٹھاکر نے ہمیں کھڑے ہوتے دیکھ کر جلدی سے کہا۔ میں نے سوچا کہ بھوجن کے ساتھ اپنے پریوار کو بھی اپنے محسنوں سے ملوا دوں۔ یہ میرا پتر ہے پرکاش، وہ دونوں للیتا اور کامنی۔ اس نے ٹیبل پر کھانا چنتی لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اور یہ میری استری سرلا دیوی، اس نے ادھیڑ عمر عورت کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر کہا۔ اس کی اس حرکت پر سرلا شرما سی گئی تھی، جبکہ ہم بے ساختہ ہنسنے لگے۔ اس تعارف کے دوران شیتل اور میں نے فرداً فرداً تمام کو ہندوؤں کے انداز میں ہاتھ باندھ کر پرنام کیا تھا۔ اور یہ دونوں ہیں میرے محسن، اس نے ہماری طرف اشارہ کر کے گھر والوں سے کہا۔ میری پتری کا نام ہے شیتل اور میرے پتر کا نام ہے جان، کیوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے گھر والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے ہم سے استفسار کیا۔ جی چچا جان، میں نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ چلو آپ دونوں بھوجن کرو، میں ذرا چوکی سے ہو آؤں۔ میرے دونوں بندوں کی لاشیں ادھر جنگل میں ہی پڑی ہیں۔ پولیس کے پاس میں نے اپنا بندہ بھیجا تھا، مگر انہوں نے مجھے بلایا ہے کیونکہ انہیں جگہ کا پتہ نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی چلو۔ ہمارے بعد وہ اپنے گھر والوں سے مخاطب ہو کر بولا، انہیں اطمینان سے بھوجن کرنے دو، بعد میں آ کر ان سے گپ شپ کر لینا۔ وہ تمام سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ ٹھاکر پیچھے تھا۔ میں نے اسے آہستہ سے آواز دے کر یاد دلایا، ٹھاکر چچا، میری بات یاد ہے نا؟ او یاد ہے پتر، ٹھاکر نے رکتے ہوئے کہا، پھر یکدم ماتھے پر ہاتھ مار کر بولا، میری بدھی کو بھی جانے کیا ہو گیا ہے۔ क्षमा چاہتا ہوں پتر، آپ سے اشنان کا تو پوچھا ہی نہیں، اس سے پہلے بھوجن پروس دیا ہے آپ کے سامنے۔ کوئی بات نہیں ٹھاکر چچا، ہم شام کو نہا لیں گے۔ دھنیہ واد پتر، یہ کہہ کر وہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ جبکہ میں کھانے کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے ہمیں ہندو خیال کرتے ہوئے کھانے میں گوشت کی کوئی ڈش بھی شامل نہیں کی تھی، لیکن گوشت کے علاوہ بہت ہی پرتکلف کھانا تیار کیا گیا تھا۔ آؤ کھانا کھا لو، میں نے شیتل کو کھانے کے لیے بلایا اور وہ خاموشی سے اٹھ کر قریب آ گئی۔ کھانے کے دوران میں شیتل کا جائزہ لیتا رہا۔ عجیب، اس ملال میں ڈوبی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ جدائی کے خوف کے ساتھ میری نظروں سے گر جانے کے کرب نے اسے رنجیدہ کر دیا تھا۔ تھوڑے سے دال چاول کھا کر اس نے ہاتھ کھینچ لیا اور وہ خاموشی سے کھانے کی میز سے اٹھ کر چرپائی پر جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ شرمندگی کی وجہ سے وہ مجھ سے گریز کر رہی تھی۔ میرا ارادہ رات کے پچھلے پہر اس کو چھوڑ کر چلے جانے کا تھا۔ میرے بعد نامعلوم اس پر کیا گزرتی، لیکن اپنی ذات سے اس کی محبت دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ اس کی یہ غلط فہمی دور کرتا جاؤں کہ میں اس سے ناراض ہوں، اور اس کے لیے میں اتنا کر سکتا تھا کہ اس سے ودا ہوتے ہوئے اس کے دامن کو ان الزامات کی آلودگی سے صاف کرتا جاؤں جو اس نے مجھ پر لگائے تھے۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو شاید میرے جانے کے بعد وہ کوئی غلط قدم اٹھا لیتی کہ میرا اس طرح روپوش ہونے کو وہ سراسر اپنا قصور گردانتی اور میری مجبوریاں اس کی نظر سے اوجھل لیتیں۔ اس کے برعکس اگر میں ہنسی خوشی اس کے ساتھ گھلا ملا اس سے جدا ہوتا تو وہ لازماً میری مجبوریوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوتی جو میں اس سے بیان کر چکا تھا۔